नूर हैरान नजरों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सालार, जिसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया था, उसकी आंखों से गिरते टिप टिप आंसू देखकर तो उसका गुस्सा उबलकर बाहर आया। सालार पहले ही शदीद गुस्से में था कि इतनी रात गए ऐन वहां अकेली अंधेरी सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी। अगर मुझसे पहले वहां कोई और पहुंच जाता तो। गुस्से से उसकी आंखें लहू रंग हो चुकी थी। ये सालार भाई, अभी वो अपने मुंह से आवाज निकालती के ठा ठा की आवाज पर उसकी बुलंद चीख निकली। भ खामोश। नूर, जो मुसलसल चिल्ला रही थी, एकदम से आंखें खोली तो उसे अपने सामने झुके पाया। वो उसकी सर्द आंखें देखकर साकित हो गई। आंसू तो जैसे उसकी आंखों से निकलने से ही इंकारी हो गए। नूर कभी उसे देखती तो कभी फर्श पे टूटे शीशे के मेज को जो सालार ने उठाकर दीवार से दे मारा था। नूर का चेहरा खतरनाक हद तक जर्द पड़ चुका था। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। सालार सख्त है ये तो उसे पता था, मगर उसका ऐसा रवैया वो पहली बार अपने सामने देख रही थी। ऐसा तो अब तक की पूरी जिंदगी में किसी ने भी उसके साथ रवैया ना रखा था। वो तो प्यार और लाड की आदी थी। यही वो लम्हा था जब नूर के दिल में सालार को लेकर खतरनाक हद तक डर उसके दिल की गहराई में उतर चुका था। मैंने कहा, तुम वहां क्या कर रही थी? सालार ने बेड ग्राउंड पे जोर से हाथ मारते हुए धीमी मगर सर्द तरीन लहजे में उसकी आंखों में अपनी लहू रंग आंखें गाड़ते हुए पूछा। जहां इस वक्त दुनिया जहान का डारो खौफ पन्हा था। नूर उसे सहमी सहमी निगाहों से देख रही थी। उसने अपना सांस तक रोक रखा था। बोलो, सालार यकदम धाड़ा। रुबाब 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 रुबाब। डर के मारे उसके मुंह से सिर्फ रुबाब ही निकल सका और साथ ही वो अपने होशो आवाज से बेगाना हो गई। जबकि सालार रुबाब के बारे में सोच रहा था। रुबाब? वो तेजी से कमरे से निकल गया और गाड़ी की चाबी लॉन से उठाकर गाड़ी में बैठ गया और जन से गाड़ी घर से बाहर ले गया। उसके जाते चौकीदार ने बेसाख्ता कहा, या इलाही, खैर। शरफुद्दीन उसका बहुत पुराना पठान चौकीदार था और सालों से सालार के अपने जाती घर की देखभाल कर रहा था। अक्सर जब सालार बहुत ज्यादा अपसेट होता तो यहाँ आता था। चौकीदार उसके इतने खतरनाक तेवर देखकर घबरा गया, क्योंकि ऐसा रूप वो लंदन में दिखाता था। मगर आज ऐन को यूं देखकर खुद पे काबू नहीं रख पाया और अपने गुस्से की लपेट में नूर को भी घसीट लिया। सिटिंग एरिया में बैठे बुरहान, असवर, मिशा और रुबाब कल रात हुए वाक़े को डिस्कस कर रहे थे और रुबाब की अक्लमंदी पर वाह वाह कर रहे थे। कहाँ लड़कियां ऐसी सिचुएशन में होश खो बैठती हैं और कहाँ रुबाब साहिबा ने इस सिचुएशन को बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया। रुबाब तो फूले न समा रही थी अपनी तारीफ सुन सुनकर। जब से नूर की खैरियत का पता चला था तब से ये लोग रिलैक्स हो गए थे और वापस अपनी रूटीन पे आ गए थे। इतने में सालार संजीदा तासरात लिए अंदर दाखिल हुआ और जाकर ग्लास वॉल के सामने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। रास्ते में ही वो खुद को संभाल चुका था। बाकी सब उसे देखकर चुप हो गए। सालार ने संजीदा आवाज में रुबाब को पुकारा। रुबाब? जी भाई। अचानक पुकार पे रुबाब बड़बड़ा गई और संभलते हुए जवाब दिया। कल क्या हुआ था? मैं बताता हूँ सालार भाई। अभी रुबाब ने मुंह खोला ही था कि असफर चिप्स से भरे हुए मुंह से बोला और जल्दी जल्दी निगल कर किसी रट्टे तोते की तरह अव्वल से आखिर तक सारी रुदात सुना डाली। अब ये और सारे सालार के रिएक्शन के मुंतजर थे कि अब सालार भाई को किसी की तारीफ करते हुए पहली बार देखेंगे, क्योंकि रुबाब ने बहादुरी का काम ही तो किया था। अभी वो इसी सोच में था कि सालार की संजीदा सर्द आवाज गूंजी। तो तुमने देखा ही नहीं कि ऐन गाड़ी में है भी या नहीं? उसकी बात सुनकर तो सब हैरान हुए, मगर बात भी तो सालार ने पते की थी। रुबाब से चौक तो हुई थी आखिर। जबकि रुबाब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे इस बात का एहसास भी था कि अगर सालार भाई न पहुंचते तो जाने क्या होता नूर का। बुरहान ने
असफर के कान में सरगोशी की। गई अब तो ये। मुझे तो 2 महीने पॉकेट नहीं मिली, इसकी कम से कम 1 महीने की कटेगी ही, देख लेना। वाह, मुझे तो मजा ही आ जाएगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दोनों दांत निकालने लगे। सालार जब मुड़ा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सालार ने रुबाब पर सर्द जताती हुई निगाह डाली और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकलता चला गया, जबकि बुरहान का तो मुंह ही खुल गया। ये तो ज्यादती है, रुबाब की ऐसी गलती पर उसे पनिश तो करके जाते। हाँ, लड़की है तो क्या हुआ, गलती तो की है ना उसने। असफर ने भी अपना दुखड़ा रोया। बाकी वो दोनों उन्हें इग्नोर करती हुई चली गईं, जबकि बुरहान तो रोनी सूरत बनाकर रह गया। इनका दुश्मन तो मैं ही हूं इस घर में, उसकी सजा भी मुझे ही दे दें। रुबाब इस वक्त सालार के पोर्शन में लाउंज में बैठी हुई थी। उसे सालार ने सर्वेंट के जरिए कुछ देर पहले ही बुलाया था। उसे आए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। रुबाब सोफे पे बैठी सामने लगी फोटो को देख रही थी, जिसमें ब्लैक रंग को अजीब तरह से ड्रॉ किया गया था। बहुत गौर करने पर भी उसे समझ न आया कि ये है क्या। फिर झुंझलाकर उठ खड़ी हुई। अभी वो 2 कदम ही चली होगी कि उसे सालार की संजीदा आवाज आई, यहाँ आओ। रुबाब ने पीछे मुड़कर देखा तो सालार एक रूम में जा रहा था। रुबाब भी बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ी। वो तो पहले ही इस शशोपंज में मुब्तला थी कि सालार भाई ने उसे अपने पोर्शन में क्यों बुलाया है। रुबाब अंदर दाखिल हुई तो सालार वार्डरोब में मुंह दिए खड़ा था। बैठ जाओ, बिना देखे कहा गया। रुबाब दिल ही दिल में हैरानी और उलझन लिए सोफा पर टिक गई, जो कि ब्लैक रंग का था और साथ के 2 सोफे सफेद रंग के थे। अभी वो रूम का मुआयना कर ही रही थी कि अचानक सालार उसकी तरफ एक ब्लैक बॉक्स लिए उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठ गया और बॉक्स मेज पर रख दिया। इससे पहले कि रुबाब उससे कुछ पूछती, सालार ने उसे मुखातिब कर डाला, तुम्हें सांप पसंद है या बिच्छू? सालार के अजीब किस्म के सवाल पर रुबाब होंक ज़दा बन गई। जब वो कुछ देर तक कुछ न बोली तो सालार ने उसे सर्द नजरों से देखा। जी 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 जी, दोनों में से कोई भी नहीं, रुबाब ने हड़बड़ाते हुए कहा। एक नाम लो, सालार ने सर्द आवाज में जोर देकर कहा। सांप। रुबाब ने घबराते हुए सांप बोल दिया। सालार ने एक नजर उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर रुबाब डर गई। नॉइस चॉइस। इससे पहले कि रुबाब उठती, अचानक नूर सोई हुई थी। जब उसे सर पर मानो सा लम्स महसूस हुआ, आहिस्ता से अपनी पलकें वाह की तो सामने दादा जान को पाया। उन्हें देखते ही नूर ने रोना शुरू कर दिया। दादा जान उसके सर पे शफकत और मोहब्बत से हाथ फेर रहे थे। बस बस मेरी बच्ची, बस करो, शाबाश, सब भूल जाओ एक भयानक ख्वाब समझकर। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, चलो घर चलें, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। और ध्यान से, घर में तमाम खवातीन को कुछ मालूम नहीं है और उन्हें अनजान ही रखना है हमने, नहीं तो आपको तो पता ही है जरा जरा सी बात पर कितना परेशान हो जाती हैं। चलो शाबाश। दादा जान उसे फ्रेश होने का कहकर खुद बाहर उसका इंतजार करने लगे। नूर थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसे खामोशी से लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। सालार ने ही दादा जान से कहा था कि इसे ले जाएं। सालार नहीं चाहता था कि ऐन उसके गुस्से का शिकार हो। सालार ने बॉक्स खोलकर उसमें से हरे रंग का सांप निकाला और बॉक्स को बंद कर दिया। रुबाब सांप को देखकर लरस गई। अभी उसकी निगाहें उसी पर थीं कि सालार ने उसे रुबाब की गर्दन पर रख दिया। सांप ने उसके गले में जाते ही घेरा डाल लिया और अपनी गिरफ्त सख्त तर कर दी। रुबाब का सांस लेना दोबर हो रहा था। बंद होती सांसों के साथ उसने सांप को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सालार ने उसे रोक दिया। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो ये तुम्हें काट लेगा, फिर 2 सेकंड के अंदर अंदर तुम मर जाओगी। सफाकियत से सालार ने तंबीह करना जरूरी समझा। रुबाब के हाथ वहीं ठहर गए। आंसू भरी आंखों से वो उसे देखने लगी।
उसकी आंखों में मौजूद सवालों और बेचारगी को देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट उभरी। फिर कदरे आगे को झुकते हुए उसने वहशत से भरपूर खौफनाक आंखों से उसकी आंखों में देखा। आइंदा ऐन से दूर रहना, चबा चबा कर कहा गया। आइंदा तुम्हारी वजह से वो किसी मुसीबत में आई तो उसे तुम्हारे हल्क में डालूंगा और निकालूंगा भी नहीं। गॉट इट? वो धाड़ा। रुबाब सकते के आलम में उसे सुन रही थी। उसके एकदम धाड़ने पे बमुश्किल सर हाँ में हिला सकी। सालार ने जब देखा कि रुबाब का चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका है और बमुश्किल टूट टूट कर सांस ले पा रही है, तो उसने आराम से सांप हटाकर बॉक्स में डालकर बंद कर दिया। रुबाब गले को मसलते हुए बेतहाशा खांसने लगी। दफा हो जाओ, सालार गर्राया। रुबाब बिजली किसी तेजी से यहां से भाग गई। अपने कमरे में बंद होकर सालार के इस रवैये और हरकत पर फूट फूट कर रो दी। नूर घर आ चुकी थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। जो भी गुजरे दिन हुआ उससे उसके आसाब बुरी तरह मुतासिर हुए थे, जिससे उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया था और इसे आराम करने का कहा था। इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितना पढ़ती है ना मेरी बच्ची, इसीलिए बीमार हो गई है। इसे कितना कहती हूँ मैं कि कभी आराम भी कर लिया करो, मगर नहीं, कहाँ सुनती है ये लड़की। शुमाइला बेगम ने परेशान कुन लहजे में उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, जो पीला पड़ चुका था। ठीक कह रही हो शुमाइला, मुझे तो लगता है कि इसे किसी की नजर लग गई है। हमें इसकी नजर उतारनी चाहिए। हुरम बेगम भी नूर को लेकर बहुत टेंस थी। नजमा बेगम और नसीमा बेगम का हाल भी उनसे जुदा न था। तमाम घर वाले उसे लेकर बहुत परेशान थे। रात गए हर कोई उसे देखने आता रहा। अगर कोई ना आया तो रुबाब और सालार। सालार तो घर पे ही नहीं था और रुबाब वो तो अभी तक खुद खौफ के असर में थी। किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, बुरहान ने उस बात को बहुत नोट किया था। रुबाब और नूर तो दो जिस्म एक जान हैं, तो इसकी बीमारी के दौरान उसे मिलने एक बार भी क्यों ना आई, जबकि वो तो अपने कमरे में कम नूर के कमरे में ज्यादा पाई जाती थी। पता करना होगा। ये सोचकर बुरहान उठा और रुबाब के कमरे की तरफ चल दिया। रुबाब कमरे में बंद लाइट ऑफ किए अपने बिस्तर में छुपी लेटी हुई थी। उसे नूर के बारे में पता चला था, मगर बहुत चाहने के बावजूद भी उसके पास जाने की हिम्मत न कर पाई। जब भी वो जाने का सोचती तो सालार की खौफनाक आंखें याद आ जाती। अभी भी वो नूर के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। आ जाएं। सांप के लिपटने की वजह से उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। बुरहान अंदर दाखिल हुआ और उसके सरहाने जाकर खड़ा हो गया। उसकी हालत देखकर तो बुरहान हैरान हो गया। बिखरे बाल, सूजी आंखें और शिकनजदा कपड़े। ये क्या हालत बना रखी है रुबाब तुमने? बुरहान उसकी हालत पे बहुत परेशान हो चुका था, जबकि रुबाब अपना चेहरा झुकाए खामोश बैठी थी। कुछ देर तक बुरहान उसके झुके सर को देखता रहा, फिर उससे फासले पे बैठते हुए उसे खामोश पाकर खुद ही बोल पड़ा। मैं जानता हूँ रुबाब कि तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है कि अगर तुम एक बार चेक कर लेती कि नूर गाड़ी में है भी या नहीं तो ऐसा ना होता, मगर तुम ये भी तो देखो ना कि तुमने कितनी बहादुरी से इस सिचुएशन को हैंडल किया था। नहीं तो नूर तो क्या तुम तीनों के साथ ना जाने क्या। आगे बुरहान ने लब भींच लिए। जब रुबाब तब भी ना बोली तो बुरहान को गुस्सा ही आ गया। वो कब इसे इस हाल में देख सकता था, इसलिए फौरन बोला, समझ गया, तुम अपनी 2 टके की नहीं, इससे भी नीचे फजूल किस्म वाली एक्टिंग कर रही हो। कसम से रुबाब मोटी, बहुत ही अहमक लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मुझे वॉमिटिंग हो रही है। बुरहान वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करते हुए बोला। रुबाब ने अपना झुका सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो हमेशा ही उसके साथ रहता था, कोई फील करे या ना करे, मगर बुरहान उसकी कमी सबसे पहले महसूस करता था। उसके इस तरह के केयरिंग अंदाज में ही रुबाब को हवाओं में उड़ाते थे। रुबाब ने अपना आप संभाला कि उसकी वजह से दूसरे क्यों परेशान हो, इसीलिए वो खुद को कंपोज करती उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और लबों पर शरीर मुस्कान लाते हुए उससे बोली, मुबारक हो बुरहान। हैं क्या?
बुरहान जो उसके खूबसूरत चेहरे के उतार चढ़ाव को समझने में मसरूफ था, उसकी बेतुकी बात पर अचंभे से बोला, किस चीज की मुबारक? पहले तो तुम मुझे मिठाई खिलाओ, वो भी बर्फी और गुलाब जामुन, 1-1 किलो डब्बों के साथ, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी। रुबाब, कहीं तुम्हारे दिमाग पर गिल्ट का असर तो नहीं पड़ गया? बुरहान, चलो बहाने ना बनाओ, जल्दी से मेरा मुंह मीठा करवाओ, चलो शाबाश। किस खुशी में? अबरू उचकाकर हैरानी से पूछा। हाय, शर्मा रहे हो? ओ सो स्वीट, शर्म तो आती ही है ऐसी सिचुएशन में। कैसी सिचुएशन? रुबाब क्या कह रही हो? हैरानी पे हैरानी थी। अब तो बुरहान को वाकई शक हो रहा था कि रुबाब के दिमाग के पुरसे इधर उधर निकल गए हैं। अरे किस खुशी में? क्या मतलब? तुम्हारी माँ बनने की खुशी में? ये कहते ही रुबाब झपाक से बाथरूम में भाग गई, जबकि बुरहान तो नासमझी से वहीं बैठा का बैठा रह गया। जब बात समझ आई तो सदमे से चीख ही पड़ा। क्या? रुबाब की बच्ची, दाल दाल कुछ भूतनी ब्रेक डाइनिंग अफलातुन, तुम निकलो तो बाहर, फिर बताता हूं तुम्हें मैं। अस्तगफार, बाप का कहती तो थोड़ा बहुत जुमला ठीक भी होता, सीधा सीधा माँ ही बना दिया। इसे मैं किस एंगल से माँ दिखता हूँ? बुरहान गौर गौर से खुद को शीशे में देख रहा था, फिर लाहौल वाला पढ़कर तन फन करता बाहर निकल गया, बदले का सोचकर। सालार एक बार फिर बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन जा चुका था, इसलिए रुबाब बड़ी बेफिक्री से नूर के आसपास थी। उसने अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया था। आसफा बेगम को जब ये मालूम हुआ कि नूर की तबीयत नासाज है, तो वो फौरन नूर से मिलने चली आईं। कैसी है मेरी बेटी अब? आसफा बेगम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूँ, अब मैं पुप्पो जानी, आप परेशान मत हो। नूर अब पहले से काफी बेहतर थी। कैसे परेशान ना हो? देखो तो क्या हालत बना रखी है तुमने, कितनी कमजोर हो गई हो, और रंग देखो कितना फीका पड़ गया है मेरी बच्ची का। शुमाइला बेगम उनके लाड प्यार से निहाल हुई जा रही थी कि कोई उनकी बेटी से उनकी तरह प्यार करता है। वैसे तो सब ही उसके लाड उठाते न थकते थे, मगर आसिफा बेगम की तो बात ही अलग थी। उन्होंने उसे अपने सगे बच्चों से बढ़कर चाहा था। नूर में तो उनकी जान थी। नूर दवाओं के जेरे असर थोड़ी ही देर में सो चुकी थी, फिर उसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से दोनों लाउंज में आ गई थी, जहां दादा जान अपनी खास नशिस्त पर बुराजमान थे। वो दोनों जाकर उनके पास बैठ गईं, हाल अहवाल दरियाफ्त करने और फिर चंद इधर उधर की बात करने के बाद आसिफा बेगम ने दादा जान को मुखातिब कर डाला। अबू जान, मुझे आपसे कुछ चाहिए। लाड भरे लहजे में आसिफा बेगम ने दादा जान का हाथ पकड़कर कहा। अरे आज मेरी आसफो कहाँ से आ गई? मिर्जा सिकंदर उन्हें बचपन में प्यार से कहा करते थे। मांगो, क्या चाहिए मेरी बच्ची को? शुमाइला बेगम इन दोनों के अंदाज को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। अब्बू जान, मुझे नूरुल ऐन चाहिए अपने इरफान के लिए। आसफा बेगम ने बगैर बात को गोल घुमा फिरा करने के बजाय सीधा सीधा बोल दिया। शुमाइला बेगम तो खुश हो गईं। उन्हें तो कब से यही ख्वाहिश थी, मगर बेटी की माँ होने की वजह से कभी कुछ कह न सकी। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा सोचा, मगर मैंने नूर के लिए सालार को सोच रखा है। सालार की जैसी जिंदगी गुजरी है एहसास कमतरी और महरूमियों में, तो मैं चाहता था कि उसके लिए कोई ऐसा कोहे नूर पाऊं जो उसकी जिंदगी में नूर ही नूर बखेर दे, उसे अपना गमज़दा माजी भुलाने में मदद करे, उसे नई हसीन दुनिया में लेकर जाए। मैं उसके चेहरे पे वो सुकून देखना चाहता हूँ जो मैं कई सालों से नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी। इसलिए नूर से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी बात पर आसिफा बेगम का चेहरा बुझ सा गया, जबकि शुमाइला बेगम थोड़ी हैरान सी हुई थी। कोई शक नहीं था कि सालार बिजनेस और पर्सनालिटी के लिहाज से इरफान से 100 गुना बेहतर था, मगर एक तो उम्र और मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए वो थोड़ी हैरान हुई थी, मगर फिर संभल गईं और इन दोनों की तरफ मतवज्जा हुई। मिर्जा सिकंदर ने जब उनके बुझे हुए चेहरे को देखा तो उनके सर पर हाथ रखते हुए बोले, मगर मुझे बाकियों का भी ख्याल है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले मैं नूर बेटे से जरूर पूछूंगा। आखिरी फैसला मेरी बच्ची का ही होगा। मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्यों?
शुमैला बहू, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? उनसे बात करके उन्होंने शुमैला बेगम से राय जाननी चाहिए। नहीं अब्बू जान, आपकी हर बात से मैं मुत्तफिक हूँ। उनकी बात पर दोनों मुस्कुरा दिए और लाठी उठाकर नूर के कमरे की तरफ चल दिए और उन्हें यहीं बैठकर इंतजार करने का कहा। दादा जान जब नूर के कमरे में दाखिल हुए, नूर असर की नमाज पढ़कर अभी फारिग हुई थी। उसके चेहरे पे नूर ही नूर था, बिल्कुल उसके नाम की तरह। नूर ने उनकी तरफ देखा तो बेसाख्ता आगे बढ़कर बोली, अरे दादा जानी, आप क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता ना। उनके हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठाया। क्यों, क्या मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं दादा जानी, ऐसी बात नहीं, वो दरअसल आपकी तबीयत की वजह से कह रही थी मैं। छोड़ो बेटा, कैसी तबीयत? तुमने क्या मुझे बूढ़ा समझ रखा है? अभी तो मैं जवान हूँ। वो तो अलग बात है कि तुम्हारी दादी जल्दी बूढ़ी होकर जन्नत सुधार गई। इस बात से दोनों हंसने लगे। मेरा बेटा कैसा है? प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए नूर ने उनसे कहा। नूर बेटा, मैं एक खास मकसद से आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप घबराओगी नहीं और सोच समझ के फैसला करोगी। उनकी बात सुनकर नूर उलझ सी गई। कैसी बात दादा जानी? बेटा, आसफा ने तुम्हारे लिए इरफान का रिश्ता डाला है, मगर मैंने तो सालार का सोच रखा था। अब तुम ही फैसला करो कि तुम इन दोनों में से किसे चुनती हो। दादा जान ने तो बम ही फोड़ा था उसके सर पर। नूर का तो सालार का नाम सुनकर ही धचका लग गया। दादा जान ने उसे अपनी तरफ हैरान नजरों से देखते हुए पाया तो गला खनकार कर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बोलो बेटा। जब कुछ समझ ना आया तो नूर एकदम से बोली, दादा जानी, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। तो फिर? इतना कहकर नूर खामोश हो गई और बेचारगी से दादा जान को देखने लगी। ओहो बेटा जानी, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बेटा, अभी तो सिर्फ निकाह होगा और फिर रुखसती आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जब आप कहें। अब नूर क्या कहती, कभी ना कभी तो ये सब होना ही तो है। जी ठीक है, आहिस्ता आवाज में कहा गया। शाबाश मेरा समझदार बच्चा। अब ये भी बता ही दो कि मैं आसफा के लिए हाँ समझूं या फिर सालार के लिए। उम्मीद भरी निगाह डाली। सालार भाई तो कभी भी नहीं, मैं उनके साथ नहीं। नहीं, नूर ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। वो दादा जानी, आप आसफा पुप्पो को हाँ बोल दें। सर झुकाकर दादा जान को अपना जवाब दे दिया। उसके जवाब पर पहले तो वो बुझ से गए, फिर संभल गए। खुश रहो बेटा, उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले और बाहर निकल गए। जब उन्होंने इसका फैसला आसफा बेगम को सुनाया तो उनके साथ शुमैला बेगम भी खुशी से निहाल हो गईं। आसफा बेगम ने मिठाई मंगवा कर सब में बांटी और मुंह भी मीठा करवाया। नूर के सर का सदका भी दिया। घर के मर्दों समेत सभी दादा जान के फैसले से मुत्तफिक थे। यंग पार्टी ने तो नूर के कमरे में धावा ही बोल दिया और नूर की वो खिंचाई की कि नूर का तो घर से भाग जाने का जी चाहा। रुबाब तो कुछ ज्यादा ही उसके पीछे पड़ गई। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बाथरूम में भाग गई और खुद को बंद कर दिया और अपने सर्द चेहरे पे हाथ रख लिए, जबकि उसकी इस हरकत पर फलक शगाफ कह कहे उबल पड़े। सालार जब मीटिंग से निपट कर आराम करने की घर से घर पहुंचा तो एक बुरी खबर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सालार ने कोट उतार कर दूर उछाला, टाई की नाट ढीली की कि उसका फोन रिंग किया। फोन पे नमूदार होते नंबर को देखकर सालार ने झट से फोन उठाया। बिना कुछ बोले दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। सालार का चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। उसको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया है। दूसरी तरफ से फोन कब का कट चुका था, मगर सालार फोन कान से लगाए वैसे ही खड़ा था। अचानक सालार के चेहरे पे गुस्से के तासरात नमूदार हुए और जैसे तूफान सा आ गया। सालार ने चीखते हुए पहले तो मोबाइल तोड़ा, फिर कमरे की एक एक चीज तबाह करने लगा।